हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में किया था पैरावैद्युतांक की बात, जिसको आप आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हो। और हमने उस पैरावैद्युतांक की एक टेबल बना के हमने अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग पैरावैद्युतांक के मान देखे थे। हमने देखा था किस माध्यम के लिए पैरावैद्युतांक कितना होता है, और उसके साथ ही साथ हम उसके कुछ फॉर्मूलोज की बात कर चुके थे। तो जो मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में, हम अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चंस भी करेंगे एक दो, तो हम उसी क्वेश्चंस पे आते हैं। तो इस पैरावैद्युतांक के पहला क्वेश्चन आपका सामने है, सुनिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। किसी पैरावैद्युतांक माध्यम का पैरावैद्युतांक कितना है? 6। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों कि पैरावैद्युतांक दिया है, और पैरावैद्युतांक का मतलब आप इसको क्या लिखोगे? एप्सिलॉन ऑफ आर। यही तो होता है पैरावैद्युतांक, कल के लेक्चर में देख सकते हो आप। वो कितना है? 6 है। और आपसे बोल रहा है निरपेक्ष विद्युतशीलता निकालिए। निरपेक्ष का मतलब जो किसी के भी सापेक्ष ना हो। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता को विद्यार्थियों हम दर्शाते हैं विद्युतशीलता, मतलब एप्सिलॉन ऑफ पूछ रहा है आपसे, एप्सिलॉन या का मान पूछ रहा है, और एप्सिलॉन आर गिवन, और एप्सिलॉन नोड आपको पता है कितना होता है? एप्सिलॉन नोड 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मुझे बताइए, आप एप्सिलॉन आर पता और एप्सिलॉन नोड पता हो तो आप एप्सिलॉन का मान निकाल सकते हो क्या? कल ही आपने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था बताओ? आपने पढ़ा था एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड। तो यहाँ आप बोल सकते हो कि जो एप्सिलॉन होगा वो कितना होगा? एप्सिलॉन नोड इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नोड कितना है? 8.85 × 10⁻⁻12, और एप्सिलॉन आर कितना है? 6। जो वैल्यूज़ गिवन थी उन वैल्यूज़ को हमने रख दिया। देखो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट था, 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कई बार, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, 1 नंबर के क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ लेता है। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, अब मात्रक वही होगा जो इसका था सर, इसका मात्रक वही होगा जो पहले भी आपने लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नोड का मात्रक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मात्रक क्या था? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। देखो एक चीज ध्यान रखना, फिजिक्स में अगर आप कोई सा भी न्यूमेरिकल कर रहे हो, ये बात ध्यान रखना, बोर्ड में एग्जाम में मात्रक जरूर लिखिएगा। किसी भी सॉल्यूशन के क्वेश्चन के आंसर का मात्रक नहीं लिखने का मतलब होगा कम से कम आपका आधा नंबर वहीं जा चुका है। थोड़ा मात्रकों का भी ध्यान रखिएगा। तो आपका कुल मिला के जो निरपेक्ष विद्युतशीलता है वो कितनी आ गई? एप्सिलॉन इक्वल्स टू 57.10 इंटू 10⁻⁻12। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, निर्वात में रखे 2 बिंदुवत आवेशों के मध्य 18 न्यूटन बल लग रहा है। ये 18 न्यूटन बल कब लग रहा है? जब आवेश किसमें? निर्वात में। तो इसका मतलब निर्वात में बल दे रखा आपको, निर्वात में बल F दे रखा है 18 न्यूटन। ठीक है विद्यार्थी, अब आगे सुनो। यदि 1 mm मोटाई व 6 पैरावैद्युतांक गिवन है प्यारे बच्चों आपको। पैरावैद्युतांक का मतलब क्या होता है? एप्सिलॉन ऑफ आर गिवन है कितना? 6। 6 पैरावैद्युतांक के कांच की पट्टी को इन आवेशों के मध्य रख दिया जाए तो पूछ रहा है बल का मान क्या होगा। समझना क्या है क्वेश्चन का मतलब। जैसे ये आवेश है Q1, ये आवेश है Q2। ये बोल रहा है 2 आवेशों के मध्य पहले तो निर्वात था, यहाँ निर्वात था तब इनके मध्य बल लग रहा था इतना। अब आपने क्या कर दिया, इनके बीच एक कांच की पट्टी का लगा दी, ये कांच की पट्टी का लगा दी मैंने। अब जैसे इनके बीच कांच की पट्टी का लगा दी, मतलब कोई माध्यम आ गया इनके बीच। पहले माध्यम नहीं था, माध्यम आ चुका है। तो अगर कोई माध्यम इनके बीच आ गया तो उस माध्यम में आप ये बोलना चाहता है कि जब ये माध्यम कांच आया है तो इस माध्यम में बल कितना होगा। क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है, पर्पज ये था कि F(m) कितना होगा, इस माध्यम में लगने वाला बल कितना होगा।
आपको पता है हमने कल के ही लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा था एप्सिलॉन आर का स्टार्टिंग में, कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एफ एम होता है। आपको निकालना एफ एम है प्यारे विद्यार्थियों, तो एफ एम को आपने बाहर निकाल दिया, एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। देखना बच्चों, एफ कितना है 18 और एप्सिलॉन आर कितना है 6, एफ कितना हो गया 3 न्यूटन। तो जो माध्यम होगा उस माध्यम में लगने वाला जो बल होगा ना, वो बल कितना लगेगा, 3 न्यूटन का बल लगता है इस माध्यम के अंदर। ठीक है, इतनी बातें आप समझ में आ गई कि निर्वात में बल कितना था 18 न्यूटन, और जो माध्यम लिया गया उस माध्यम में बल कितना हो गया 3 न्यूटन। मैं फिर बोल रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर में आ जाते हैं बोर्ड में, और मेनली इस चैप्टर से 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांस रहते हैं। ठीक है, आगे चले हम, तो देखिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो आपका टॉपिक है छोटा सा, वो है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। देखो, अभी तक आपने कूलाम का नियम जो पढ़ा बेसिकली, वो पढ़ा क्या, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, आपकी लैंग्वेज में बोल दिया कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है सर। ठीक है, अभी तक देखो मैंने इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया है, मतलब ये सदिश रूप में नहीं आया है। क्यों नहीं आया, क्योंकि भैया आवेश जो होता है वो अदिश राशि होती है, और आवेश अदिश राशि है तो सदिश रूप के लिए यहाँ कुछ ना कुछ सदिश वेक्टर के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए देखो मैंने क्या किया, आराम से इस डायग्राम को देखना। इस डायग्राम को देखोगे कि आप पहले इधर रफली भी देख लो एक बार। ये है मूल बिंदु O। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे कोई आवेश था Q1, यहाँ पे कोई आवेश है Q2। मुझे आवेश Q1 और Q2 के बीच बल चाहिए, बल का मान क्या होगा। अब अगर मुझे इसको सदिश रूप में लिखना होगा, तो सदिश रूप के लिए मैंने मूल बिंदु से मैंने कहा Q1 के जो स्थिति है, स्थिति सदिश है वो तो कितना है R1, Q2 का जो स्थिति सदिश है वो कितना मैंने कह दिया R2 वेक्टर है। मतलब Q1 का स्थिति सदिश मूल बिंदु O के सापेक्ष कितना हो चुका है R1, Q2 का स्थिति सदिश कितना हो चुका है R2। ठीक है, मैंने इन दोनों लाइनों को मिला दिया। अब सुनिए, आप अच्छे समझना, इस आवेश के कारण इस पर प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा बाहर की ओर, दोनों आवेश पॉजिटिव है तो, और इसके कारण इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा इधर बाहर की ओर। सर, दो आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। अब अच्छे से समझना बोर्ड पे इधर बच्चों, मैंने कहा पहले आवेश पर Q1 आवेश पर Q2 के कारण जो बल लगेगा इधर बाहर की ओर लगेगा, वो लगेगा F12। देखो मैं समझा देता हूँ F12 का मतलब। F12 का मतलब ये है दूसरे आवेश Q2 के कारण Q1 पर बल। मैंने क्या कहा, Q2 के कारण Q1 पे बल F12। F12 मतलब देखो वापस देख लो, Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर बल। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कॉन्सेप्ट का क्लियर है आपका। इसी प्रकार F21 आप समझ जाओगे। F21 क्या होगा, पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल। ठीक है, यहाँ तक देखो भगने की कोई जल्दी नहीं है हमें, आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आ रहा तो भगना नहीं भगना बराबर है। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ अच्छे से, ऐसे मत सोचो कि कितना टाइम लग रहा है आपको चैप्टर में। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं भगा के आपको चैप्टर फिनिश कर दूंगा तो उससे कोई सेंस नहीं है। फिर समझना ना समझ, और देखो एक चीज़ और समझना, ये सब चीज़ें आपके फिर काम आएगी आगे। आगे आप चुंबक पढ़ोगे, चुंबकत्व वाला गुण पढ़ोगे, चुंबक वाला चैप्टर पढ़ोगे, उसमें ये चीज़ें फिर आएगी काम। तो बेटर है ना आप यहीं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, ताकि अगली बार आए तो आपको कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक पहले से ही क्लियर रहे। इधर ना ये काम आगे बहुत आने वाला आपको, ये चीज़ सब एक बेसिक है पूरे इन चैप्टर्स का। ठीक है, तो ये बात तब हो गई। अब सुनिए विद्यार्थियों, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे Q2 आवेश पर Q1 आवेश कारण बल लिखना है तो मैं लिख दूंगा F21, और इधर बल की दिशा में जो ये स्थिति सदिश होगा वो लिख देंगे R21। R21 मतलब पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर, वही चीज़ ये आई, Q1 के कारण Q2 पर R21। तो उल्टा क्या करेंगे, Q2 के कारण Q1 पे इसका उल्टा हो जाएगा R12। R12 मतलब इसकी स्थिति सदिश है एक आवेश के
कारण दूसरे आवेश पर। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सभी को? ठीक है बच्चों, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सुनना अच्छे से। अगर आपको 11th क्लास का आपको सदिश चैप्टर आपने पढ़ा हो, सदिश में आपने सदिश के 3 नियम पढ़े थे, त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम और बहुभुज नियम। त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम और बहुभुज नियम। तो विद्यार्थियों मैंने देखो यहाँ त्रिभुज बन रहा है, तो सदिशों के त्रिभुज नियम से देखो, सदिश योग के त्रिभुज नियम से मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे समझना इस चीज़ को, त्रिभुज नियम से। देखो त्रिभुज नियम लगा बताने के लिए मैं आपको एक बार अलग से डायग्राम बना देता हूँ। इसको एक त्रिभुज बना देता हूँ आपके सामने, अलग से त्रिभुज बन गया। ये इसकी डायरेक्शन हो गई R12, ये इसकी डायरेक्शन हो गई R21 और ये इसकी डायरेक्शन हो गई R2 वेक्टर। त्रिभुज नियम बताइए क्या कह रहा था त्रिभुज नियम? वहाँ पे सदिशों का त्रिभुज नियम ये बोल रहा था कि जो अपोजिट, जो विपरीत दिशा में सदिश होता है, ये सदिश इन दोनों सदिशों के समान दिशा में सदिशों के योग के बराबर होता है। देखो इस डायग्राम में से इसको उठा लिया मैंने वहाँ पे। तो ये विद्यार्थियों में यहाँ लिख रहा हूँ कि R2 वेक्टर बराबर होगा R2, और चाहो तो आप 11वीं क्लास उठा के देख सकते हो, ये सब मिलेगा आपको। R21 वेक्टर समान दिशा वाले सदिशों के योग के बराबर कर दिया। तो यहाँ से प्यारे बच्चों मुझे बताओ R21 वेक्टर क्या आ गया? आप कहोगे सब R21 वेक्टर आ चुका है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इस R1 को इधर लेके जाऊंगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक R21 वेक्टर आया है। तो इसी प्रकार क्या मैं R12 वेक्टर निकाल सकता हूँ? तो मैंने कहा सर निकाल सकते हैं। पहले यहाँ 2 आ रहा है तो 2, फिर 1 आ रहा तो 1, वैसे यहाँ होगा पहले यहाँ 1 आ रहा तो 1 और फिर 2 आ रहा है तो 2। कोई समस्या नहीं इस बारे में? जैसा ये लिखा है वैसा वैसा हमने इसको लिख दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अच्छा अब एक चीज़ और सुनिएगा, एक चीज़ और सुनिएगा। आपको याद होगा 11th का, फिर से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तो आपने ये सुना होगा कि वहाँ एकांक सदिश A कैप बराबर होता था A वेक्टर अपॉन A का परिमाण, और इस परिमाण को आप ऐसे भी लिखते थे A वेक्टर अपॉन A। और वहाँ आपने ये बोला था कि एकांक सदिश जो होता है वो सदिश की दिशा दर्शाता है। क्या काम होता है? दिशा दर्शाने का कार्य करता है। मैं इसको क्यों रिमेंबर करा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ भी ये काम आने वाला है। देखो कैसे ये रिमेंबर हो गया कि A कैप बराबर ऐसा कुछ होता है, ये दिशा को इंडिकेट करता है। अब सुनिए, ये हो गया रिमेंबर। तो अब सुनिए, अगर मैं यहाँ F12 निकालना चाहूँ, F21, यदि Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर बल क्या हो विद्यार्थियों बताओ? आप भी खुद ही बोलोगे सर ये F21 वेक्टर होगा। वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, अब समझना इसका मीन्स कि Q1 भी लिख दिया, Q2 भी लिख दिया क्योंकि अदिश राशि थी, अपॉन R की जगह अब देखो F21 लिखोगे तो ये इन दोनों, देखो R क्या था? दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, और दूरी अभी क्या लिख रहे हो आप? इधर की डायरेक्शन इस वाले के लिए R21, तो R21 वेक्टर का स्क्वायर। अभी भी बच्चों देखो सदिश राशि नहीं आई है, ये तो केवल मान आया है, ये तो परिमाण है। सदिश राशि के लिए मैंने R21 कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एक एकांक सदिश है। किधर से किधर का एकांक सदिश? पहले आवेश से दूसरे आवेश की ओर, पहले आवेश से दूसरे आवेश की ओर का एकांक सदिश है। और 11वीं क्लास में पढ़ा था एकांक सदिश यूज होता है सदिश रूप दर्शाने के लिए। सदिश रूप दर्शाने के लिए कैसे? सुन लो। और जैसे A कैप बराबर होता है A वेक्टर अपॉन A का परिमाण, तो A वेक्टर बराबर यहाँ से क्या आएगा? A डॉट A कैप। A तो परिमाण था, मान था, A कैप गुणा हुआ तभी तो वेक्टर फॉर्म में आया, ये सदिश रूप में आया। वही तो काम हमने यहाँ किया है। ठीक है बच्चों, ओके। अब आपको पहले तो पता होना चाहिए यहाँ ये क्या होता है। तो यहाँ R21 कैप क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? R21 वेक्टर अपॉन R21 का परिमाण। अच्छा मैं सुन लीजिएगा, अगर आप एक परिमाण ऐसे मोड, इसको हम बोलते हैं मोड, मॉडुलस ऑफ R21 वेक्टर। अगर इसको आप ऐसे ना दर्शाना चाहो तो कई गाइडों में, कई बुकों में आपको ऐसा भी मिल जाएगा। नीचे हो सकता है मोड ना मिले, मोड ना मिलेगा तो ये फॉर्म मिलेगा। ठीक है,
दोनों का मतलब सेम होता है विद्यार्थियों, दोनों का मतलब एक ही होता है। R21 वेक्टर का परिमाण बता रहे हैं। ठीक है, आगे सुनिएगा। अगर हम इसके आगे चले तो अब समझिएगा अच्छे से। ये आने के बाद मैंने यहाँ इस वैल्यू को रख दिया तो देखिएगा F21 वेक्टर आया कि Q1 Q2 अपॉन R21 मॉडुलस का स्क्वायर तो पहले ही था, डॉट इस कैप की जगह आपने लिख दिया R21 वेक्टर अपॉन R2 मॉडुलस। इस कैप की जगह आपने ये वाली वैल्यू वहाँ पुट की है और कुछ नहीं किया आपने। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो मैं एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है ना। अब सुनिए अच्छे से, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। F21 वेक्टर आ गया के Q1 Q2 अपॉन, देखो मल्टीप्लाई करके क्यूब हो गया और डॉट हो गया R21 वेक्टर स्क्वायर, और ये होकर के क्यूब हो चुका है और ये आ चुका है R21 वेक्टर। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी भी विद्यार्थी को? नहीं है। इसको मैंने डाल दिया समीकरण नंबर 3। समझिएगा अच्छे से, इसमें मैं एक और स्टेप बढ़ा रहा हूं। समीकरण 1 से देखो R21 वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। मैं यहां लिख रहा हूं समीकरण 1 से। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इस चीज का, इस डेरिवेशन का, इन डायग्राम्स का। आपको इजी रहेगा बाद में रिवाइज करने में, इजी रहेगा। पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा विद्यार्थियों, मैं इसलिए बोलता हूँ बार बार मैं आपसे स्क्रीनशॉट के लिए। देखो R21 वेक्टर को मैंने क्या लिख दिया? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सही है, कोई दिक्कत नहीं इस स्टेप तक। इसको मैं डाल देता हूँ स्टेप नंबर 4। समीकरण नंबर 4 डाल दिया मैंने इसको यहाँ तक। समीकरण 4 तक आपको 1% भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो समीकरण 4 तक कोई डाउट नहीं आपको। अगर समीकरण 4 तक कोई डाउट है तो मैं इसके आगे स्टेप बढ़ा रहा हूँ इसको मिटा के। तो देखो बच्चों, इसको मैं फिनिश कर रहा हूँ। और अब देखो समीकरण 4 के बाद आपके पास ये आया है F21 वेक्टर, मतलब पहले आवेश के सापेक्ष दूसरे आवेश पर बल। अगर मैं इसको लिखूं इसी प्रकार क्या लिख रहा हूं मैं? अब मुझे F12 निकालना है। 12 का मतलब Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर बल। इसको लिख दिया पहले बच्चों मैंने F12 वेक्टर, Q2 के कारण Q1 पर बल। वहां आपके पास, चलो ऊपर लिख देता हूं इसको भी, जिसको मिटा रहा हूं मैं, ध्यान लगाना इस चीज का। अब जो नहीं सुनिए अच्छे से, अगर मैं इसी प्रकार लिखूं तो मैं इसमें यही एडिशन कर सकता हूं। क्या आपको निकालना है सर? F12 वेक्टर, और F12 वेक्टर सर क्या आ जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर मॉडुलस में डॉट R12 कैप। सर वहां 21 आ रहा था, इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ आया था R21 कैप, यहाँ 21 आ रहा था, यहाँ 12 आ रहा है, क्योंकि यहाँ 12 हो गया, वहाँ 21 था। कुछ नहीं किया सर, इसको मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ। इसको आप क्या लिख सकते हो इसी फॉर्म में? चलो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। R12 कैप आप लिख सकते हो सर R12 वेक्टर अपॉन R12 का मॉडुलस। जैसे ये लिखा तो आप बोल दोगे सर F12 वेक्टर फाइनली जो आया इस फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, वो आ गया के Q1 Q2 डॉट अपॉन R12 मॉडुलस का स्क्वायर डॉट R12 मॉडुलस अपॉन R12 मॉडुलस। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, वही स्टेप है जो वहां फॉलो हुई थी, R12 का क्यूब। और यहाँ इसको लिख सकते हो, जैसे R21 को लिखा था R2 माइनस R1, इसको लिख सकते हैं हम R1 माइनस R2। सही है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 21 आया था तो 21 21 21, यहाँ 12 आया तो 12 12। ठीक है, अब अच्छे से समझना कॉन्सेप्ट अब आया फाइनली। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, माइनस को बाहर निकाल रहा हूँ। सुनना अच्छे से, माइनस को बाहर निकाल रहा हूँ। सुनो, माइनस को बाहर निकालने से क्या हुआ,
सर माइनस बाहर निकालते क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। समझना, माइनस को अंदर गुणा करूँगा तो माइनस R1 हो जाएगा प्लस R1, और ये प्लस का R2 हो जाएगा माइनस R1। देखो इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक सही लग रहा है ये सब चीज़ें। अब सुनिए अच्छे से। तो अब अगर आप गौर करके एक चीज़ देखो, गौर करके अगर आप डायग्राम में भी एक वर्ड देखोगे, एक चीज़ देखोगे, तो अच्छे से देखना, इस चीज़ को समझना। क्या समझोगे आप इसको? ये समझना, आपने चाहे R21 वेक्टर लिखा हो इसकी दिशा इधर है, R12 वेक्टर लिखा हो इसकी दिशा ये है, लेकिन दोनों का परिमाण समान है, दोनों का दूरी समान है, वो यही है, दोनों के मध्य के परिमाण समान है। इसका मतलब मैंने क्या बोला विद्यार्थियों? इसका मतलब मैंने ये बोला कि भैया R12 वेक्टर का जो मॉडुलस होगा वही होगा R21 का मॉडुलस। मतलब कि R12 का जो परिमाण होता है वो R21 वेक्टर के परिमाण के इक्वल होता है। और अगर ये चीज ऐसे हुई तो इस समीकरण में देखिएगा अच्छे से, इस समीकरण में इस R12 को मैं R21 लिख सकता हूं। देखिए R21 का क्यूब डॉट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सर सही है क्या ये चीज? और आगे का माइनस भूल गया मैं, तो सर मैं आगे का माइनस लगा देता हूं। ठीक है सर मैंने ये R12 को क्या लिख दिया है, R21। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बारीकी से समझो इस पूरी डेरिवेशन को। एक बार नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखो, वापस देखोगे तो ऑटोमेटिक एक बार फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो इसको। आप इस पूरी वैल्यू को देखो, क्या ये पूरी वैल्यू यही वैल्यू है क्या? आपके सामने है समीकरण, इसको मैं बोल देता हूं सपोज करो 5। तो समीकरण 5 और समीकरण 4 को देखिए, ये पूरी वैल्यू क्या इसके बराबर है क्या? यस सर बराबर है। तो मैं इसको मिटा के ये लिख रहा हूं, देखो। तो समीकरण 4 से, 4 नीचे ही लिखा हुआ है, F12 वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा माइनस F21 वेक्टर के। सर ये पूरा ये की ये है F21, आगे माइनस इसलिए माइनस लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझिएगा प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि पहले आवेश के सापेक्ष दूसरे आवेश पर जो बल लगेगा ना इधर, वो बल दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पे जो बल लगेगा, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। माइनस चिन्ह का मतलब होता है दिशा एक दूसरे के अपोजिट है, सदिश रूप में, वेक्टर फॉर्म में। तो आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन दोनों के जो परिमाण होंगे, जो मान होंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये वैल्यू वो तो समान ही होगी, क्योंकि देखो परिमाण का मतलब ये वैल्यू है, ये वैल्यू इसकी और इसकी समान है। तो कहने का मतलब क्या था मेरा? कहने का मतलब ये था कि सदिश रूप में एक आवेश पर लगने वाला बल दूसरे आवेश पर लगने वाले बल के विपरीत दिशा में होता है, लेकिन परिमाण में समान होता है, जो आपको इस पूरी डेरिवेशन में दिख गया है। तो इसमें आप एक लाइन लिख सकते हो, अतः दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल परिमाण में समान, देखो मान में समान है, वह दिशा में विपरीत होते हैं। दिशा में कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? विपरीत होते हैं। यही होता है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने एक आवेश Q1 लिया था, एक आवेश Q2 लिया था। Q1 आवेश का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश है R1 वेक्टर, Q2 आवेश का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश है R21 वेक्टर। अगर आप R21 लिखोगे तो इस दिशा में, R12 लिखोगे तो इस दिशा में। F12 का मतलब हो गया 2 के कारण 1 पर बल, और F21 का मतलब हो गया Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल। और ये हमने सारी डेरिवेशन कर दी थी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे अभी तक इसके डिस्कस,
उसके अलावा और बाकी की बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।